जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका रैंकर्स में यहाँ पे वेलकम करता हूँ। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उन सारे एस्पिरेंट से जिनका टारगेट एसएससी सीजीएल 2026 एग्जाम है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसी बहुत सारी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से वो अपने जीवन के कीमती 3-4 साल गवा देते हैं। एसएससी के लूप में फंस के उन सबको डिस्कस करेंगे। एक आइडियल वे समझाऊंगा, कैसे मैंने क्लियर किया, कैसे आप कर सकते हैं, सब कुछ आपको समझाऊंगा ताकि जो भी एस्पिरेंट अपना सीजीएल देने वाले हैं वो पहले अटेम्प्ट में या फिर जिनका नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा पहले दे चुके होंगे उसमें वो अपनी सरकारी नौकरी को सुनिश्चित कर सके। इस वीडियो में मैं प्री की बात करूंगा, मेंस के लिए स्ट्रेटजी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आखिर आपको लग रहा होगा इतनी बातें सुन के कि कौन सा बंदा आ गया नया ज्ञान दे रहा है। आजकल यूट्यूब पे सब लोग आपको ज्ञान देने आ जाते हैं, तो पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। बाबू, मेरा नाम साहिल है। ये एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीजीएल, सीपीयू जितने एग्जाम देख रहे हैं आप यहाँ पे, इन सारे एग्जाम्स को मैंने मल्टीपल टाइम क्लियर किया हुआ है, स्पेशली द डिफेंस एग्जाम्स। 9 साल से बच्चों को पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, मेंटर करते आ रहा हूँ। जिन बच्चों ने एफकेट और सीडीएस दिया होगा उनको पता होगा डिफेंस मेनिया पे हमने बहुत सारे रैंकर्स दिए हैं। लास्ट 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2 लाख से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 सब आए हुए हैं। मुझे गैप फील हुआ जब बच्चे पूछते हैं कि साहिल भी आप एसएससी का पढ़ाते हैं क्या, इसीलिए रैंकर्स मेनिया की हमने शुरुआत करी है जहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा एक अच्छी क्वालिटी से। मेरा प्रयास है कि जो एसएससी कैटेगरी है इसमें थोड़ा सा चेंज लाया जाए और इस शकल को देखने की आदत डाल लो। अब हर टाइम आपको दिखेगी और ये चेंज भी एक ना एक दिन जरूर आएगा। समझते हैं, बात सीजीएल की हो रही है। जब मैंने कहा कि सीजीएल के लिए ट्राई करना है, मुझे पढ़ाना है, डिफेंस में बहुत अच्छा नाम हुआ है, सीजीएल करते हैं, तो लोगों ने कहा कि भाई एसएससी वाले में तो बहुत कंट्रोवर्सी होती है। पहले क्लियर कर देता हूँ, सीजीएल 2018 ये मेरे मेंस का एडमिट कार्ड है बाबू। ये आपकी कट ऑफ आई थी 137 और ये मेरा रोल नंबर है। जिनको सर्च करना आप सर्च कर लेना, अगर प्री क्वालिफाई हुआ होगा तभी मेंस का एडमिट कार्ड आया होगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ भाई, ये जो सीजीएल आप दे रहे हो, जो कट ऑफ आई थी, जो मतलब कट ऑफ अभी फिलहाल आ रही है, उसको क्लियर करा हुआ है, तो मैं आपको प्री का ज्ञान दे सकता हूँ। मुझे अपनी कंट्रोवर्सीज में मत घसीटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एस्पिरेंट की कुछ कॉमन दिक्कतें हैं। क्या है? पहला कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़ूं। मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम से जो आपके माइंड में आती ही आती हैं कि भाई मेरा से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। इन सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पढ़ाई में मन नहीं लगता। एक बार आप बिहार आवाज से देखना, पढ़ाई में मन नहीं लगता। भाई सबसे टॉप 1 की बात करें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सिलेक्शन के बाद ही, मतलब तुम ये समझ लो बाबू कि अगर आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, फालतू चीज़ों में लग रहा है, तो मतलब कोई आपको आके मोटिवेट नहीं कर सकता। सिलेक्शन ले लोगे तभी आपके घर के हालात बदलने वाले हैं। जो लोग सपना देखते हैं माँ बाप की स्थिति चेंज करने का, उनको नया घर देने का, जिनकी बहनें हैं उनकी शादी का, कर्जा खत्म करने का, चाहे जो भी चीज़ है, ये सब पढ़ाई के दम पे ही होगा। यानी कि सिलेक्शन के बाद ही घर की कंडीशन बदल पाओगे, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा आपके लिए मोटिवेशन नहीं होगा। सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो आपको लाइफ में कोई नहीं पूछेगा। आज जो तुम्हें मोटिवेशन लग रहा है, जो तुम्हारी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ लग रहा है कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाबू जिसकी रैंक आएगी, जो इंस्पेक्टर बनेगा, वो उसके साथ निकल लेगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसीलिए मन लगे या ना लगे पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स आपके मन लगने का वेट नहीं करेंगी। एज निकल जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। और लास्ट है कि भैया जॉब लेना चॉइस नहीं है तुम्हारी। वो कहते हैं, कहावत है इंग्लिश में, बेगर्स कांट बी चूजर्स, राइट। जॉब लेना आपकी चॉइस नहीं है, मजबूरी है। इसीलिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी में आए हैं। अगर आप बहुत एफ्लुएंट होते हैं, अंबानी अडानी की खानदान से पैदा हुए होते, तो आप एसएससी का एग्जाम्स नहीं दे रहे होते, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैं हूँ वैसी फैमिली से, एक मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आप भी आए हैं, और हम लोगों को मेहनत करके सिलेक्शन लेना है। चलिए अब बात करते हैं कि कहाँ से कितना कितना पढ़ना है हम लोगों को। कहाँ से पढ़ूं? सबसे पहले, क्या मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रमोट करने आया हूँ? बिल्कुल भी नहीं। देयर इज नो नीड ऑफ कोचिंग, क्योंकि मैंने अपना सीजीएल का जो अटेम्प्ट है वो सेल्फ स्टडी से क्लियर किया था। मैं आपको सब बताऊंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आप आगे आगे प्रोग्रेस कर सकते हो। अब देखो, सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ भी नहीं है। अब ना कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझाता हूं बाबू। एक एस्पिरेंट का माइंड क्या कहता है कि यार कैसे पढूं, क्या मुझे सेल्फ स्टडी करना चाहिए, क्या मुझे कोचिंग लेनी चाहिए, क्या? इसका जवाब एक कॉमन आंसर कभी नहीं हो सकता है।
एक बच्चा अगर घर बैठ के पढ़ाई कर सकता है तो मैं ये बोलूंगा कि यार तुम घर बैठ के पढ़ाई करो, तुम्हारे पास बुक्स हैं, रिसोर्सेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम घर बैठ के पढ़ाई करो। किसी बच्चे को अगर थोड़ी थोड़ी हेल्प लगती है तो हम ट्राई करेंगे, उसको ये बोलेगा कि यार चलो ठीक है, कि कोई थोड़ा तुम्हें पुश कर देगा। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि सबसे ज़्यादा यानी कि बाबू 70% मेहनत तो फिर भी आपको ही करनी पड़ेगी। 30% में कोई बुक या कोई मेंटर आपको थोड़ा बहुत पढ़ा देगा, लेकिन आपको मेहनत खुद से करनी है। और अगर आपने मेहनत करना सीख लिया ना तो मेहनत से सब कुछ हासिल हो सकता है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर 2019 में 270 जब पढ़ाना शुरू करा था ना, तब की मेरी फोटोज देखोगे और आज की देखोगे, जमीन आसमान का फर्क है। इस मेहनत के दम पे ये सारे एग्जाम्स, एक्सपीरियंस, मतलब मैं ज्वाइन नहीं कर पाया ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज, लेकिन इन सब चीज़ों के दम पे, अपनी पढ़ाई के दम पे अपनी फैमिली को एक बहुत अच्छी लाइफ दी है। और आज प्राउडली कह सकता हूँ कि मम्मी बहुत ज़्यादा प्राउड होती हैं जब भी वो मुझे स्क्रीन पे देखती हैं। तो भाई अगर आपको चेंज करना है कंडीशन, तो आपको ये नहीं सोचना है कैसे पढ़ूं, क्या भाई नहीं है कोचिंग, सेल्फ स्टडी से हो जाएगा यार, मैं बता रहा हूँ। और फ्री में सारा कंटेंट अवेलेबल है, ये बस कहने के लिए नहीं है। आप देखोगे तो इस वीडियो बनाने के पहले हमने शुरू भी कर दिया कि रैंकर्स मेनिया पे जो आपका पहला चैप्टर होता है परसेंटेज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ऑलरेडी 4 पार्ट डाल दिए हैं। और आपके एग्जाम तक पूरी मैथ्स, पूरी जीके, पूरी रीजनिंग, पूरे इंग्लिश, सब कुछ आपको रैंकर्स मेनिया पे हम पढ़ाएंगे। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना है, क्योंकि मैं बिलीव ही नहीं करता कि 5-5 हजार बच्चों के बैच में बिठा के मैं आपके डाउट नहीं ले सकता। जैसे डिफेंस मेनिया पे डिफेंस के बच्चों के साथ हमने करा है कि कम बच्चे होंगे, उनके डाउट्स लेंगे, गुरुकुल चलाया ताकि एक एक बच्चे को मॉनिटर कर सके, उनको मेंटर कर सके और उनको फाइनली एकेडमी तक पहुंचा सके, इनको सरकारी नौकरी दिलवा सके। तो वही गोल रैंकर्स मेनिया पे भी रहने वाला है। एक फाउंडर की तरह यही विजन लेके मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूं। तो पहली चीज क्या सर सीखी आपने कि भाई कोई कोचिंग वोचिंग की नीड नहीं है, ठीक है, मेहनत करना सीखो, मेहनत से हर चीज हासिल कर सकते हो भैया। फिर हम पढ़ाई कैसे करेंगे और कितना पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, 400-500 घंटे के लेक्चर देखोगे या वीओडी लाइव बैच, भाई कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप सोचो कि जब एसएससी कैटेगरी पे मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि यार मैथ्स के लिए 500-600 घंटे मैथ्स के लिए। फिर लोग बोलेंगे कि यार भैया वो कंटेंट ही इतना ज्यादा है। बाबू मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरा एग्जाम्पल सेट कर लो, प्री में 174 नंबर थे मेरे और मैंने कोई क्लास व्लास नहीं देखी। हाँ बस ये था कि टिपिकल लेक्चर्स फॉलो करता था। बस आज की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको स्ट्रक्चर्ड कंटेंट ना देके हर कोई बेस्ट क्वेश्चन कराना चाहता है, और उस बेस्ट क्वेश्चन के चक्कर में एक बच्चे के कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी ही नहीं आती है। समझ रहे हो? आपको कभी सोचना चाहिए कि आज जो इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है एसएससी कैटेगरी में, अगर सबका यूट्यूब का कंटेंट इतना ही बेस्ट है तो उनके पेड बैचेस क्यों है फिर, जब यूट्यूब ही इतना अच्छा है? क्योंकि यूट्यूब एक जरिया बन गया है हर एक एस्पिरेंट को कंफ्यूज करने का। एक एग्जाम का आप एक टॉपिक सर्च करते हो प्रॉफिट एंड लॉस, आपको 10 थंबनेल मिलेंगे और सब पे यही लिखे होंगे कि 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 शॉर्ट क्वेश्चन। बाबू सबके चैनल गिन लो, सबके क्वेश्चन अलग अलग, तो फिर वो 500 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस आप 200 क्या 100 क्वेश्चन में खत्म कर दोगे अगर आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है। देयर इज नो। और ये लाइव और वीओडी बैच के मैं खिलाफ इसलिए होता हूं क्योंकि अगर एक बच्चा सेल्फ स्टडी कर सकता है तो वो एक बुक लेके खुद से पढ़ाई कर लेगा, और अगर वो नहीं कर सकता है तो वो जिस बैच में 4000-5000 बच्चे लाइव होंगे वो पढ़ नहीं पाएंगे, उनके डाउट सॉल्व नहीं होंगे। और जब एक बच्चे का डाउट सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है सो देयर इज नो नीड। मतलब आपकी फीस से मेरी गाड़ी, मेरा घर, सब कुछ आ सकता है, पर आपका डाउट उससे कभी क्लियर नहीं होगा, ना उससे आपको हेल्प मिलने वाली है। तुम बोलोगे साहिल भैया आप आज ऐसे बात कर रहे हो, कल आप भी बैच बनाओगे। मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब भी बैच आप देखना, या अगर हमने कभी बना भी दिया, अभी फिलहाल इस सीजन के तो हम फ्री में पढ़ाने वाले हैं, अगर कुछ आपने बैच देख भी लिया तो आपको समझ में आएगा कि वो बहुत 100-50 बच्चों का बैच होगा जिनके ऊपर मेंटर्स होंगे और सबके डाउट क्लियर होंगे, ये मेरा वादा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वर्ड। तो भैया सिलेक्शन कैसे होगा? आपने मना कर दिया, कोचिंग लेनी नहीं है, आपने बोल दिया लाइव वीओडी सब बेकार है, तो पढ़ें कैसे? मैं प्री की बात करूं तो प्री आपको पता है क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अगर क्वालिफाइंग इन नेचर है इसका मतलब ये है कि अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं 136 नंबर, यानी कि इसको 137 मान लेते हैं। मैं ये मान लेता हूं कि प्री जब आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर आपको 100 क्वेश्चन है तो 100 में से कम
75 क्वेश्चन, यानी कि 150 प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा ताकि आपकी जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई हो जाए। जो अच्छा कर रहे होंगे वो 80 प्लस का भी टारगेट लेंगे। अब आपको एक चीज हमें समझनी है, जो एक वीक बच्चा होता है, आप ये समझो कि अगर आपके 25 क्वेश्चन, आपके 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, पेपर है आपका 1 घंटे का। इसमें 3 कैटेगरी ऐसी हैं, रीजनिंग, रीजनिंग के बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। बता रहा हूँ, मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग, ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जहां पे आप पूरा पूरा रिलाई करके अपनी मेहनत कर सकते हैं, जहां पे बच्चे फुल में फुल मार्क्स भी लेके आते हैं। ये जो जीके ऐसी कैटेगरी है जो आप देखते हैं क्वेश्चन कि डीजे वाले बाबू गाना बजा दो, किसने गाया, ये मतलब इसकी ना कोई लिमिट नहीं है, ये कहीं से भी पूछते हैं। तो आगे में हम यही बात करेंगे कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कैसे करनी है। अगर आपने इस तरीके से कर ली, आप देखो, अगर आपने मैथ्स में 20 प्लस क्वेश्चन टारगेट किए, मैं कहता हूं कि अगर आपने 20 सही किए, रीजनिंग में भी 20 सही किए, इंग्लिश में भी 20 सही किए और जीके में 15 कर लिए, तब भी आपके 75 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करा तो आपके 150 नंबर आ जाएंगे। ऐसा मैं सोचता था कि भाई मिनिमम ये तो करके आऊंगा, लेकिन मैथ्स में आपका टारगेट ये होगा कि आप 25 आउट ऑफ 25 करके आ जाओ, 1-2 क्वेश्चन गलत कर देना। रीजनिंग तो बच्चे बाबू 25 में 25 करते ही करते हैं। इंग्लिश में जिसकी जैसी हो, कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा है, कोई इंग्लिश मीडियम का है, उसमें फर्क होगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहां से 20 क्वेश्चन, और जीके में आप एट एनी कॉस्ट 15 क्वेश्चन निकाल लोगे। मिला जुला के 75 से 80 क्वेश्चन का तामझाम बनाना है, क्योंकि प्री सीजीएल का क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको बस पार कर जाना है ताकि आप मेंस के लग के पढ़ाई कर सको, और बाद 2-3 महीने का टाइम मिलता है, दिन रात लग जाओगे तो मेंस भी अपने से फोड़ दोगे। अब समझते हैं कि आखिर कैसे कैसे हम बात कर सकते हैं मैथ्स की। मैं आपको कोई बुक नहीं बताऊंगा कि तुम ये बुक ले लो। सबसे पहले मेरा ये मानना है कि मैथ्स में आप हमेशा शॉर्ट ट्रिक्स और चीज़ों पर जंप करते हो। मैं सच्ची बता दूं आपको, अगर आप अर्थमेटिक कर रहे हो, एडवांस कर रहे हो, अगर आपके बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो ट्रिक रट रट के पागल हो जाओगे। और आज तक यूट्यूब पे देख देख के तुम यही करते हुए आए हो कि मैं चाहूं तो एक हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंदर देख के ऑप्शंस एलिमिनेट करके आंसर लेके आ जाऊं, पर वो देखने के लिए अच्छा है, सोसाबाजी करने के लिए अच्छा है, आपके सिलेक्शन के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आपके पेपर क्लियर नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आपको बेसिक्स पे फोकस करना है और केवल प्रैक्टिस करना है। तो पीवाईक्यू से, किसी के पीडीएफ, किसी के नोट्स, किसी काम नहीं आने, केवल पीवाईक्यूज ढूंढो, दबा के प्रैक्टिस करो, अपनी फोकस करो अपने स्पीड और एक्यूरेसी पे, क्योंकि 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन निपटाने हैं। तो आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल कमाल की होनी चाहिए। आप जो ये प्रशांत सर के मैथ्स वाले लेक्चर देख रहे हो, यहाँ पर एंकर्स मीडिया पे मैं आपको जीके पढ़ाता हुआ दिखूंगा, तो आप ये जो लेक्चर देख रहे हो इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट पे बात करी है, जिसमें परसेंटेज कैसे फंक्शन करता है, परसेंटेज पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बार आप लेक्चर देखना, फिर आप बताना कमेंट्स में। उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग जिसको सब लोग बहुत इजी समझते हैं, ये केवल गेम है प्रैक्टिस का। मैंने जब अपनी तैयारी कर रहा था तो मेरा मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। ऐसा नहीं मैं बहुत टैलेंटेड लड़का हूं, सच्ची बता दो, मेरा मैथ्स के नंबर देखोगे 12th में तो भाग ही जाओगे कि कौन बढ़ा रहा है। इसके बाद आपको बस प्रैक्टिस पे फोकस करना है। मेरा डे 1 से रीजनिंग को लेकर ये स्ट्रेटजी थी कि रीजनिंग बना रहा हूँ, 25 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाके मॉक के, 25 सॉल्व के देखे कितने सही हो रहे हैं। फिर देखा मैंने कि 25 में से मेरे 22 सही हो गए और 3 गलत हो गए। 3 में एक क्वेश्चन कैलेंडर का था, एक डाइस का था, एक किसी और का था। तो इन टॉपिक को कहीं पे जाके पढ़ लिया, फ्री में बहुत कंटेंट अवेलेबल है, राइट। मैंने अभी क्या कहा कि जब सबके यूट्यूब लेक्चर इतने ही बेस्ट हैं तो फिर पेड कोर्सेज होते ही क्यों है, राइट, जब इतना ही बेस्ट पे बनाना है तो। इसके बाद यहाँ पे बाबू क्या काम आएगी, स्पीड और एक्यूरेसी। हमेशा ध्यान रखना कि मॉक्स या प्रैक्टिस हम इसीलिए करते हैं, योर एवरी एक्शन शुड हैव अ वर्क एलिमेंट एंड ए रिजल्ट एलिमेंट, यानी कि आप अगर कुछ भी काम कर रहे हैं उसका एक रिजल्ट एलिमेंट होना ही चाहिए। इन जनरल लाइफ में भी चीज काम आती है भाई। अगर लाइब्रेरी जाता हूं तो क्यों जाता हूं, ताकि वहां पर जाकर पढ़ाई कर सकूं शांति में अपने मार्क्स को। अगर आप मॉक्स दे रहे हो इसका मतलब आप अपनी स्पीड और अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सको। तो इन लेक्चर्स को आप देखना। बात करेंगे इंग्लिश की। बाबू इंग्लिश में ना आप देखते हो कि हर कोई ग्रामर और रूल्स की बात करता है, रीडिंग हैबिट्स पे कोई बात नहीं करता। रीडिंग हैबिट की मतलब ये होता है, आप चाहे किसी भी मीडियम के बच्चे हो, एक बात समझना, क्या आपको लगता है कि एक बिहार के बच्चे को कोई भोजपुरी सिखाता है, उड़ीसा के बच्चे को कोई उड़िया सिखाता है, या फिर बंगाल के बच्चे को कोई बंगाली सिखाता है, अंग्रेजों को अंग्रेजी सिखाता है? नहीं सिखाता ना। जर्मनी वाले जर्मन खुद ही बोलते हैं,
इसका मतलब ये है कि जो लैंग्वेज हमारे इन्वायरमेंट में होती है हम उसको अडेप्ट कर लेते हैं, और अगर नहीं हो तो उससे हमें अपने आप को घिरवाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, हैबिट अच्छी कैसे होगी, अगर आप ट्राई करते हैं एक डिक्शनरी लेना, एक न्यूज़पेपर लेना और पढ़ना शुरू करना। मैं एक हिंदी मीडियम का बच्चा हूँ और इंग्लिश में हमेशा स्कोर टॉप ही रहे हैं, पर वो एकदम से नहीं हुए। जब न्यूज़पेपर रीडिंग हम डेली करते हैं तो दो चीज़ों में फ़ायदा मिलता है, पहला करंट अफेयर्स अच्छा रहता है, जनरल अवेयरनेस समझ में आता है, देश दुनिया में चल क्या रहा है, और तीसरा हमें इंग्लिश में हेल्प मिल जाती है। और इसमें सबसे बड़ा काम ये है कि अगर आपने केवल सोचो, मैं आपको इस इंग्लिश के पोर्शन को 3 पार्ट में बांट देता हूं। पहला हो गया आपका बाबू कॉम्प्रीहेंशन, दूसरा आपका हो गया वोकैबुलरी, और तीसरा हो गया आपका ग्रामर वाला पोर्शन। ग्रामर वाले पोर्शन में आपके एरर वाले क्वेश्चन हो गए, क्लोज टेस्ट आ गया, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। इनकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ही अच्छा है। एरर के जिस दिन 500,000 क्वेश्चन लगा लिए, किसी भी मॉक को देना, किसी भी पेपर में बैठ जाना, आपके क्वेश्चन रटे रटाए दिमाग में याद होंगे कि यहाँ पे एवरीवन गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये। तो कॉन्सेप्ट रूल रटना अलग चीज है और समझना बिल्कुल अलग चीज है। वोकैब के लिए बाबू मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने इस पे ज्यादा फोकस करा नहीं था। आप बहुत सारी बुक्स आती हैं, ब्लैक बुक है और पीवाईक्यूज के वोकैब है, आप उनको देख सकते हो, सब लोग वही रिकमेंड करते हैं। पर्सनली मैं बताऊं तो मेरा ये मानना था कि अगर 5 क्वेश्चन वोकैब के आ रहे हैं, जो बच्चा ढंग से मेहनत कर रहा है वो भी 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर पाता है। और मैं बिना पढ़े आता था, मतलब बिना पढ़े गया था वोकैब, और 2 क्वेश्चन तो मैंने भी सही कर दिए थे, तो 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन के फर्क से कोई क्या ही आगे निकल जाएगा, ये मेरा मानना है। आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आप वोकैब के लिए गाइडेंस ले सकते हो, मैं इस पर ज्ञान नहीं दूंगा, जहां मेरी अच्छी है। प्रैक्टिस पीवाईक्यूज एज मच एज यू कैन, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, लगाओ, जहां जो भी जहां से आपको फ्री में पीवाईक्यूज मिल जाए सब लगाओ। अगर आपको समझ में आता है तो आपको बहुत मजे आएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जीके की बाबू, तो जीके में आपको फोकस करना है अपने कंप्लीशन पे। कंप्लीशन का मतलब ये कि अगर मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे पढ़ूंगा कि वो किसी एग्जाम में आए और वो मैं कर लूंगा। भाई मॉडर्न हिस्ट्री जब मैंने पढ़ाई करी थी, अब तो खैर मैथ्स पढ़ाता हूँ, जीके पढ़ाता हूँ, 1498 से लेके बाबू 1947 तक वास्को डिगामा आया है कालीकट के बंदरगाह पे, उसका किंग जमोरिन ने वेलकम किया है, उसके बाद उसने कैसे कैसे अपनी फैक्ट्री बिठाई, कैसे हमारा ये ब्लैक होल ट्रेजिडी वाला सीन हुआ, सिराजुद्दौला भाई साहब, सुजाउद्दौला, ये सारे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब दिमाग में छपे हुए थे। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद है तो ऋग्वेद के ऋग्वेद में कितने हेम्स होते हैं, ऋग्वेद में कौन सा मंडल इंपॉर्टेंट है, 3rd मंडल में क्या है, 10th मंडल में क्या है, ये सब चीज़ आपके माइंड में फीड होनी चाहिए। कंप्लीशन में फोकस करो। अगर आप यही रटते रह जाओगे, 50-67 क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी, 50 क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी, कभी क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला। एक बार टॉपिक कंप्लीट कर लिया, आपका काम बन जाएगा। इन करंट अफेयर्स के लिए आई विल सजेस्ट कि मैं आपको खुद ही कराऊंगा कैटेगरी वाइज। हर सीजीएल के पहले 6 महीने के 1 साल के करंट अफेयर उठा लो, स्पोर्ट्स अलग, डिफेंस अलग, अवार्ड्स अलग, नेशनल न्यूज अलग, नेशनल अलग, अलग अलग कर लो, क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं और आपका काम यहाँ पे पार हो जाता है। इनको ना एक एक सब्जेक्ट को हम थोड़ा और डिटेल में घुस के समझेंगे। फिलहाल जो लोग बहुत ढंग से प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने ना सीजीएल के बच्चों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। अगर तुम चाहते हो कि तमीज से वहां पे आ जाओ और पढ़ाई कर लो तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल नंबर है 8709496474। इस बात का खास ख्याल रखना बाबू कि आप कॉल मत करना, फालतू का स्पैम मत करना, मैं उठा नहीं पाता हूँ। व्हाट्सएप करना, अपना नाम लिखना और लिखना कि आप सीजीएल 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। फिलहाल इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किन चीज़ों पे चाहिए उसके लिए आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।